हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। लास्ट हम माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी की चर्चा कर रहे थे और लास्ट हमने होम्स का समवैनिक तरंग का जो सिद्धांत है उसको हमने कंप्लीट किया है। उस सिद्धांत में आपने समझा कि किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों के निर्माण के लिए किस प्रकार से समवैनिक धाराएं पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं और वे किस प्रकार से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण करती हैं। और हमने इसकी आलोचना में ये भी पढ़ा था कि ये किस प्रकार से समवैनिक धाराएं इतनी अधिक प्रभावी हो सकती है कि इतने बड़े और विशाल पर्वतों का निर्माण कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समवैनिक धाराओं का सिद्धांत था होम्स का, ये आने वाले जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है या हैरी हैस का जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, सागर तली का विस्तारण है, उसके लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। और यूँ कहिए कि काफ़ी हद तक ये बताने का होम्स ने भी प्रयास किया कि किस प्रकार से जो पर्वत पठार मैदान होते हैं उनका जो रूट्स होता है, उनकी जड़ें होती है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग तक गहराई में मिली हुई होती है या पाई जाती है। आज के इस लेक्चर में हम एक और व्यक्ति की हम बात करने वाले हैं, एक और थ्योरी की बात करने वाले हैं और ये थ्योरी है रेडियो एक्टिव मैटर पर। ये रेडियो एक्टिव मैटर पर जो थ्योरी दी है वो जॉली महोदय ने दी है 1925 में। और पूर्व में जो हम होम्स की थ्योरी पढ़कर आए थे वह संवैनिक धाराओं पर ही आधारित थी, पर चूँकि संवैनिक धाराएं जो होती है वो रेडियो एक्टिव मैटर से ही प्रारंभ होती हैं, लेकिन वहाँ होम्स ने उसको समवैनिक धाराओं का सिद्धांत कहा। और यहाँ जॉली ने बताया कि जो सियाल रूपी महाद्वीप हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी जो चट्टानें हैं उसमें भी रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है। और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है ये कहीं ना कहीं संकुचन होता है, इसका वियोजन होता है, डिस्प्यूट होता है, ऊर्जा देता है और फिर धीरे धीरे सागरी तली जो होती है वो अतिक्रमण करती है महाद्वीपों पर। ठीक है, महाद्वीपों पर अतिक्रमण होता है, वहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होता है। कुछ भाग ऐसा होता है जो शेष रह जाता है, वहाँ भूसन्नति का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आप समझिए इस प्रकार से कि इस भाग पर ये मान लीजिए महाद्वीप है आपके, मैं जॉली की थ्योरी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए महाद्वीप है और ये आपका महासागर है। ठीक है, तो महाद्वीप का जो भाग होता है, महाद्वीप पर जो चट्टानें हैं जो कि सियाल रूपी निर्मित है, इन चट्टानों पर कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव मैटर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, और ये धीरे धीरे समय के साथ डिफ्यूज़ होते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं। तो ये सागरी भाग होता है, सागरी भाग बार बार अतिक्रमण करता है किस महाद्वीपीय क्षेत्र को, और महाद्वीपीय क्षेत्र को जब अतिक्रमण करता है तो महासागरीय और महाद्वीपीय जो किनारे के भाग होते हैं उन भागों में धीरे धीरे भूसन्नतियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ एक गैप आ जाता है और उस गैप के कारण वहाँ जब भूसन्नति का निर्माण होता है तो अवसाद की स्थिति वहाँ पर डेवलप होती है। वहाँ धीरे धीरे 1 by 1 प्रोसीजर में अवसाद इकट्ठा होता रहता है और यही जो अवसाद है वो एक भूसन्नति के भर जाने से, अवसादीकरण के हो जाने से, अवसादन अवस्था आने से और फिर धीरे धीरे इसमें मोड़ पड़ते हैं और मोड़ पड़ने से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो व्यक्ति थे वो जॉली महोदय थे और 1925 में इन्होंने रेडियो एक्टिव मैटर पर थ्योरी दी। तो हम इनकी कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करते हैं कि क्या बातें इन्होंने कही। तो सबसे पहले तो हम नाम लिख लेंगे कि जॉली का रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत, यहाँ लिख लेंगे हम जॉली का रेडियो एक्टिव जॉली का रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था इन्होंने 1925 में और होम्स का जो सिद्धांत आया था आपको ध्यान है 1928-29 की बात है। और जॉली का सिद्धांत रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत 1925 में माना जाता है कि इन्होंने इस समय ये सिद्धांत दिया। इसके अन्य नाम भी हैं, जॉली का रेडियो सक्रिय का सिद्धांत, इसको भी हम कह सकते हैं, जॉली के तापीय चक्रण का सिद्धांत, ये भी नाम हम दे सकते हैं। अब देखिए जॉली महोदय क्या कहते हैं। जॉली महोदय का कहना यह है कि हमारे जो महाद्वीप है
महाद्वीप जो हैं ये सियाल रूपी या सियाल पर निर्मित है, सियाल पर निर्मित है तथा इनका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। क्लियर? यानी महाद्वीप जो है वो सियाल पर निर्मित है तथा इनका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है, जबकि महासागरों की जो तली होती है, महासागरों की तली अधिक घनत्व के पदार्थ से बनी है, तली अधिक घनत्व के पदार्थ से बनी है। ठीक है। दूसरा इनका मत ये है, ये कहते हैं कि महाद्वीपों में जो चट्टानें पाई जाती है, महाद्वीपों में चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें यह लिख लीजिए, इसमें रेडियो एक्टिव के गुण, रेडियो पदार्थ, ऐसे लिख लीजिए, रेडियो एक्टिव पदार्थों के गुण, रेडियो एक्टिव पदार्थों के गुण पाए जाते हैं तथा ये समय के साथ पाए जाते हैं तथा यह समय के साथ वियोजन या लिख सकते हैं ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव मैटर होते हैं ये समय के साथ साथ इनका वियोजन होता है और धीरे धीरे ये ऊष्मा प्रदान करते हैं। ये इनका प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है। फिर जोली एक बात और कहते हैं कि जो अधस्तर होता है, ये इसको हमने नाम दिया था सबस्ट्रेटम। अधस्तर होता है या सबस्ट्रेटम का जो भाग होता है ये बेसाल्ट का बना होता है, बेसाल्ट का बना होता है और यही कह सकते हैं सीमा के भाग से नज़दीक रहता है, क्लियर? तो सीमा के भाग के नज़दीक रहता है जिसको हम सबस्ट्रेटम या फिर अधस्तर भाग कहते हैं। और ये कहते हैं कि पृथ्वी की जो चट्टानें होती है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, गुण इनमें होता है और ये कहीं ना कहीं इनका जो ये एक बात यहाँ लिख सकते हैं, इनका वितरण, एक बात लिख सकते हैं, वितरण असमान प्रकार का होता है, वितरण असमान प्रकार का होता है। ठीक है। जो वितरण होता है वो कैसा होता है? असमान प्रकार का होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं डिफ्यूज होते हैं, वियोजन होता है, संयोजन होता है और फिर ये ऊष्मा प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। तो इससे ऊष्मा नियमित निकलती रहती है, ऊष्मा का जो भाग होता है वो नियमित निकलता रहता है। और जब ये सागरी भागों से, ठीक है, तो जो ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं विघटन या वियोजन के परिणाम स्वरूप, वियोजन के कारण, ठीक है, विघटन या वियोजन के कारण ऊष्मा युक्त पदार्थ बाहर निकलता है, पदार्थ
बाहर निकलता है, ऊष्मायुक्त पदार्थ बाहर निकलता है तथा सागरी भाग से ठंडा भी होता है। ठंडा भी हो जाता है, तो नोट कीजिए। ठीक है, विघटन या वियोजन के कारण ऊष्मायुक्त पदार्थ जो होता है बाहर निकलता है और फिर धीरे धीरे सागरी भाग से भी ठंडा भी ये हो जाता है कि सागरी भाग जो होता है वो सागरी भाग इसे धीरे धीरे ठंडा करता रहता है। ठीक है, अब जो सियाल वाला भाग होता है, जब सियाल वाले भाग पर ये अभिक्रिया होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सियाल वाले भाग पर तापमान का ह्रास होता रहता है। जो तापमान होता है तो ये सियाल वाले भाग पर तापमान का क्या होता है, ह्रास होता रहता है, नहीं कम तापमान में कमी आती रहती है। और तापमान में कमी आते रहने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं, ये कहते हैं कि जो भाग नीचे से जो अभिक्रिया जो होती है उसका ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर लगभग इतना रहता है, लेकिन कहीं कहीं टेम्परेचर जो होता है वो इतना डिग्री भी मिलता है। लेकिन वास्तविकता में देखें तो इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या रहता है, लेटेंट हीट होती है, जिसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा जो होती है, ये गुप्त ऊष्मा जब पदार्थ बाहर आता है तो ये गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो गुप्त ऊष्मा होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, और जब बेसाल्ट वाले पदार्थ में पहुंचता है तो धीरे धीरे यहाँ पर जो गलनांक बिंदु होता है वो उच्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ एक एक्टिविटी होती है कि अतिक्रमण होता है, जो पदार्थ होता है वो महाद्वीपों पर क्या करता है, अतिक्रमण करता है, और महाद्वीपों पर अतिक्रमण करने के कारण जो जल का स्तर होता है वो ऊंचा हो जाता है। जल का स्तर होता है वो ऊंचा हो जाता है। जिसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम एक बनाते हैं हम, उससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये अतिक्रमण करता है। सागरी भाग जो होता है वो किस प्रकार से महाद्वीपों पर अतिक्रमण करता है, एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। डायग्राम बना लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है इसलिए डायग्राम जरूर बनाएं। विदाउट डायग्राम आपकी समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से ये एक्टिविटी होती है। देखिए, यहाँ पर दो डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई महाद्वीपीय भाग है, ठीक है, और इसका देखिए इतना तल जो है, पहले भाग में क्या हुआ, ये जल केवल इतना ही था। इस भाग में जल इकट्ठा हुआ, ठीक है। यहाँ तलछट का निक्षेप होना शुरू होता है। तलछट का निक्षेप, सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, और सेडिमेंट डिपॉजिट होने के बाद फिर दूसरा डायग्राम ये बन जाता है कि इसमें महाद्वीप इस प्रकार से बन गया, ये इस प्रकार से महाद्वीप हो गया।
और इस प्रकार से जल का जो अतिक्रमण है वो बढ़ जाता है। ये कुछ इस प्रकार से हम बना लेंगे इसको। जल का अतिक्रमण हो गया, तलछट जमा होता रहता है। तलछट जमा होने के परिणाम स्वरूप जो प्रोसीजर है वो कुछ डिफरेंट नज़र आता है। ठीक है, प्रोसीजर कुछ डिफरेंट नज़र आता है। ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, ये भाग ये हो गया और यहाँ पर ये भाग हो गया। ये सागर का अतिक्रमण हो जाता है, सागरीय अतिक्रमण। क्लियर हो गया, इस सागर का अतिक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। तो तलछट का निक्षेप जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सागरीय तली का जो जल है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं कि सागरीय तल जो है वो ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर इस वाले भाग में हम क्या देखते हैं कि ये जो भाग है, जब जल नीचे की ओर उतरता है तो ये जो भाग है वो एक प्रकार से कैसा हो गया, भूसन्नति रूप में हो गया। कैसा हो गया, भूसन्नति रूप में हो गया। और भूसन्नति रूप में होने के कारण फिर इसमें अवसाद इकट्ठे होते रहते हैं, प्रोसीजर होता रहता है, अवसाद इकट्ठे होते हैं भूसन्नति क्षेत्र में। और ये अवसाद जो होते हैं, ये धीरे धीरे अवसाद क्या करता है, ये एक प्रकार से वलित पर्वतों का निर्माण करता है। ये क्या करता है, वलित पर्वतों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये प्रोसीजर होना शुरू होता है, वलित पर्वतों का निर्माण करना प्रारंभ करता है। तो रेडियो एक्टिव मैटर जो होता है वो इन महाद्वीपीय जो भाग है या सियाल रूपी जो पोर्शन है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। और धीरे धीरे अतिक्रमण होता है, और अतिक्रमण होने से फिर इस वाले भाग में गैप आता है, यानी कि भूसन्नति का निर्माण होता है। और भूसन्नति की एक्टिविटी करती है, अवसादीकरण की एक्टिविटी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर वलित पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस भाग में संपीड़न भी होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर संपीड़न की क्रिया भी प्रभावी हो जाती है। और संपीड़न की क्रिया प्रभावी होने से, फिर संपीड़न होने से वलित पर्वतों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ठीक है, इस प्रकार से जोली ने रेडियो एक्टिव का सिद्धांत आपके सामने रखा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट टॉपिक को। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।